तो आइए इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए तृतीय सत्र के हमारे तीसरे चीफ स्पीकर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, चाहूंगी एमजे सर के नाम से सुविख्यात आज एक ऐसी हस्ती हमारे बीच उपस्थित है जो अधिवक्ता हैं, विद्वान और श्रेष्ठतम व्यक्तित्व हैं। जुनून है जिनके लेखन में, बेस्ट मोटिवेटर, चिंतक, ब्लॉगर, यूट्यूबर, शिक्षाविद एवं सफल उद्यमी हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञान, सरल भाषा और छात्रों से जुड़ने की क्षमता के कारण आज लाखों शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यताओं में बीएससी, सीएलएलएम, एमबीए, पीएचडी तथा साइबर लॉ और मानवाधिकारों से पोस्ट ग्रेजुएट किया, जो उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। आपके व्यावसायिक सफर में आपने हाई कोर्ट एडवोकेट, कौटिल्य एकेडमी के लीगल हेड और विधिक शिक्षा के संस्थापक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप 30 पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं, जो विधि की अलग अलग शाखाओं पर आधारित है। वर्तमान में इंटीग्रिटी एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस से जुड़े हुए हैं। आपके ज्वलंत विचार विधिक डायरी और मन की डायरी में लिखित हैं। अपनी यूट्यूबर की पहचान में आज कानूनी शिक्षा का डिजिटल मंच बनाने वाले 20 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स और 12 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त करने वाले आप महारथी हैं। एमजे सर अपने अनुभव की चमक से लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। एमजे सर का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। Okay. So a warm good evening to all distinguished guests here. Honorable Justice Singh साहब, Senior Advocate प्रदीप राय साहब को हमने अभी सुना, टीम HRPC and my fellow listeners, learners, बहुत ही वास्ट टॉपिक मुझे मिला है, ह्यूमन राइट्स नीड ऑफ द आवर, और मुझे इसमें बहुत कम समय 10 मिनट में बोलना है। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि बहुत कम समय में अपनी बात रख दूं। मुझे आदत नहीं है अपने आप को टीच करने की, लेकिन आज जो हमारा सेटअप है इसमें जो है खुद को ही टीच करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम से कोशिश कीजिएगा कि जो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनका वीडियो ऑन रहे, सो दैट थोड़ा 1 to 1 बात हो सके। ऐसी कुछ चीज हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वन साइडेड लेक्चर में वो मजा नहीं होता है। सो मैं बहुत कम समय में अपनी बातें रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि ह्यूमन राइट्स, अभी ऑनरेबल सिंह साहब ने बढ़िया बातें कही, डॉक्टर राय साहब ने बातें कही, लेकिन मैं आज क्योंकि ह्यूमन राइट्स डे है तो थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। ह्यूमन राइट्स जो है इसके पहले डॉक्यूमेंट कहाँ मिलते हैं, तो बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, ये कुछ जो है ह्यूमन राइट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, या यूडीएचआर 1948 को जो एक डॉक्यूमेंट माना जाता है, विच प्राइमरली डिक्लेयर्स यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमन, इंडिविजुअल ह्यूमन। लेकिन बताऊं मैं कि 534 बीसी, मतलब ईसा से 534 साल पहले, पर्शियन एक योद्धा हुए जिनका नाम था साइरस, और उन्होंने एक पके हुए मिट्टी के मर्तबान में, जो कि बाद में मिला पर्सिया में, उसमें कुछ राइट्स लिखवाए थे इंडिविजुअल्स के, जो आज तक हम बोल रहे हैं, अभी तक हम कर नहीं पाए। और वो एक बात लिखी गई थी कि एवरी ह्यूमन इज इक्वल बाय बर्थ, हम सब जन्म से समान हैं। और आज भी हम पुरुष और स्त्री समानता के बारे में बात कर रहे हैं। 2025 में हम आ गए हैं, लेकिन ये चीजें स्टैब्लिश नहीं हो पाई हैं। आए दिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या है, कैसे एस्टेब्लिश होगा, उसकी नीड क्या है, हमको समझने की जरूरत है ये ह्यूमन राइट्स हैं क्या। तो 1993 में हमारे देश में कानून आया, उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। सेक्शन 2D में ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया है, जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स आर द राइट विच इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and the rights which are the part of international covenant and which are enforceable in the court in India। तो जब ये बातें समझते हैं तो लगता है कि ह्यूमन राइट्स एक देश के नागरिकों के लिए है, जबकि यूडीएचआर 1948 जब आया है उसका नाम ही है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वही मेरे अधिकार हैं, वही एक सामान्य नागरिक के अधिकार है, वही गरीब के अधिकार है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के अधिकार कुछ ज्यादा है, दूसरों के कम है, इसलिए उसका नाम दिया गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि भारत में जो कानून में लागू करवाए जाने योग्य हैं, आप समझिए कि देश के सीमाओं से नहीं बंधा है मानव अधिकार, ये यूनिवर्सल है। हमको क्यों मिला मानव अधिकार? बिकॉज वी आर बॉर्न एज ह्यूमन, मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, इसलिए इसको नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, नेचुरल राइट्स कहा जाता है, इनहेरेंट राइट्स कहा जाता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव वर्सेस कांता देस के केस में ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बताई। ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स विच आर इनहेरेंट, विच आर नॉन ट्रांसफरेबल
and which cannot be changed, non-changeable, अपरिवर्तनीय है, अंतर्निहित है, अहस्तांतरणीय है। और ये ह्यूमन राइट्स है क्या, इसको देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा यूडीएचआर 1948 में। टोटल 30 आर्टिकल्स हैं यूडीएचआर में, जो आज 10 दिसंबर 1948 को अंतरराष्ट्रीय जो हमारा यूएन, यूनाइटेड नेशंस है, उसकी महासभा, जनरल असेंबली ने अपनाया था। इन 30 आर्टिकल्स में जो बातें लिखी हुई है, आज भी भारत में बहुत सारी बातें एज ए ह्यूमन राइट, एज ए फंडामेंटल राइट अप्लाइड नहीं है। 2023 में सुप्रियो चक्रवर्ती का एक केस आया था, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट डिक्लेयर करने की बात सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई थी। लेकिन ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब की वो बेंच थी, और उस बेंच ने सेम सेक्स मैरिज को तो छोड़ दीजिए, कहा कि राइट टू मैरी इज नॉट अ ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट। तो मूल अधिकार नहीं माना उसे। ह्यूमन राइट तो है ही, क्योंकि यूडीएचआर 1948 में वो लिखा है आर्टिकल नंबर 16 में कि राइट टू मैरी एक ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार के रूप में विवाह करने के अधिकार को दिया गया है। लेकिन आज भी हम बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ऑनरेबल जस्टिस सिंह साहब ने बच्चों के अधिकारों के बारे में बात कहा। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि बच्चों के अधिकार हैं क्या। भारत में 2003 में चाइल्ड राइट्स चार्टर आया है, जहां बच्चों के अधिकारों के बारे में बात की गई है। और आज भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो माँ बाप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, या टीचर बच्चे को घुटने टिकवा सकता है। हमें से पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने कॉर्पोरियल पनिशमेंट लिया हुआ है स्कूल में। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी दे दूं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, और साथ ही चाइल्ड राइट्स चार्टर है 2003 का, जो ये कह रहा है कोई भी किसी बच्चे को कॉर्पोरियल पनिशमेंट यानी कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकता। बच्चे को घुटने नहीं टिकवा सकते, हाथ खड़े करके बेंच के ऊपर नहीं खड़े करवा सकते, ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये उसकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। किसको पता है? आज हम यहाँ कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2012 में मैंने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक 1993 पर एक किताब लिखी थी, जो कि बहुत फेमस हुई वो बुक। और उस समय जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, मैंने उनको एक प्रस्ताव लिखकर भेजा। मैंने कहा कि मुझे जो देखने में आ रहा है, लोग अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं, और यूडीएचआर 1948 के ऑब्जेक्टिव में ही लिखा हुआ है, बात लिखी हुई है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों यूडीएचआर 1948 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया, क्यों अपनाया गया। तो लिखा है क्योंकि अध्ययन और अध्यापन, स्टडी करना है और टीच करना है, इसके माध्यम से मानव अधिकार के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। कहाँ करेंगे जागरूकता का प्रसार? ये होना चाहिए स्कूल्स में, सबसे बढ़िया जगह वो है। एचआरपीसी के जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप स्कूल्स में ये सेमिनार करवाइए। मुझे नहीं पता कितने टीचर्स ऐसी बातों को सुनना पसंद करेंगे कि टीचर स्टूडेंट को कॉर्पोरियल पनिशमेंट नहीं दे सकता। आप क्लास से उसको भगा नहीं सकते, क्योंकि उसके राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो जाएगा। आप उसे स्कूल से टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसके राइट्स हैं। पता नहीं कितने लोग सुनना चाहेंगे, लेकिन वो सुनना चाहें न सुनना चाहें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा, आज जब कुछ बच्चे एजुकेट होंगे अपने अधिकारों के बारे में, तो शायद आने वाली जनरेशन दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि अधिकार क्या है, राइट्स क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, कई बार हमारे यहाँ पर में हम भी बहुत सारे एग्जाम से उनके इंटरव्यू की तैयारी लोगों को करवाते हैं। तो मान लो कोई गर्ल कैंडिडेट आई हो और वो राइट्स के बारे में बात कर रही हो, तो मैं कई बार ये पूछना पसंद करता हूँ कि जब आप शादी करेंगे तो आपके लिए वर यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कौन चुनेगा? तो वो जो कैंडिडेट है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो कहती है मम्मी पापा चुनेंगे। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन में बताया, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। आपके अधिकार को आप दूसरों को दे ही नहीं सकते। यू हैव टू एक्सरसाइज योर राइट्स। तो अधिकारों का पता न होना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस बहुत बार लोगों के जो राइट्स हैं उसको वायलेट करती है। आजकल हम बहुत सारे से छोटे छोटे वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं, हम बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। जैसे कि अभी प्रदीप राय साहब ने कहा कि पुलिस जो है वो क्या कहते हैं उससे, स्टेटमेंट लिख रहा था एक पुलिस वाला, तो एडवोकेट ने जाकर पूछा ये वर्दी में क्यों नहीं है, और पुलिस ने कहा कि तुम कौन हो पूछने वाले। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, अगर आपने देखा सुना हो तो। मैं आपको बता दूं कि बेसिक बातें हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लगातार मल्टीपल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि किस तरह से रेप विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। और उसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि जो भी वर्दी में व्यक्ति होगा वो वर्दी नहीं पहना होगा, सिविल ड्रेस में होगा। काम एंड कूल उस लड़की के साथ में बिहेव किया जाएगा। बेहतर ये होगा कि वो आदमी न होकर के महिला हो जो कि रिकॉर्ड करने वाला हो। गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस अगर पुलिस को पता होती तो वो जो एडवोकेट पूछ रहा था ये वर्दी में क्यों नहीं है, वो सीधे ही बताते। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवाना के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्दी में व्यक्ति को नहीं होना है। लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके लिए आज हम लड़ रहे हैं, जिसमें से एक मैंने बताया कस्टोडियल टॉर्चर है।
थर्ड डिग्री टॉर्चर की बात हम सब सुनते रहते हैं। थर्ड डिग्री के अलावा 2 डिग्री और टॉर्चर के होते हैं, बहुत कम लोगों को ये पता है। फर्स्ट डिग्री टॉर्चर में आता है वो बातें, किसी को डराना धमकाना कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। सेकंड डिग्री टॉर्चर में आता है उस व्यक्ति को वहां ले जाना जहां पर में टॉर्चर दिया जा रहा है। और थर्ड डिग्री टॉर्चर में आता है उसको फिजिकली टॉर्चर करना। ये सब प्रोहिबिटेड है। यूडीएचआर 1948 जो आज अपनाया गया है उसमें साफ एक बात लिखी हुई है, नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी फिजिकल टॉर्चर। किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसको पता है, कितने लोगों को पता है? एवरीवन शैल बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, कह रहा है कि हर किसी को व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया जाएगा। मैं बताता हूं आपको, बहुत सारी बातें बोलने के लिए मैंने कहा मैं समाप्त कर दूं 2-5 मिनट में ही, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। जैसे एक शब्द मैंने अभी कहा, एवरीवन शैल बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, हर किसी को व्यक्ति का दर्जा दिया जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जजमेंट में लिखा, वर्डिक्ट में ऑनरेबल जस्टिस रोहिन नट्टन नरीमन साहब ने, वो कह रहे हैं कि वुमन इज नॉट द प्रॉपर्टी नॉट द स्लेव ऑफ एनी मैन। महिला किसी पुरुष की जो से शादी हुई है, ना तो उसकी प्रॉपर्टी है ना उसके गुलाम है। 2018 में क्यों लिखना पड़ा? आप हमारे शब्द देखिए। एक शब्द है हमारे पास में, अगर आप हिंदी के शब्द देखें तो एक शब्द है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है मालिक। एक शब्द है प्राणनाथ, जो मन करे सो प्राण ले लेगा। एक शब्द है, आपने सुना होगा, पति। करोड़ का पति होगा, लाख का पति होगा, अरब का पति होगा, महिला का पति क्यों होगा? और एक शब्द अगर आपने सुना है हस्बैंड, गूगल करके देखिए, हस्बैंड्री, जो उसका मतलब होता है पशु पालने वाला। डेरोगेटरी वर्ड से देखिए, अच्छा शब्द क्या है? अच्छा शब्द आज की डेट में है सिविल लिविंग पार्टनर, यूनिवर्सल चल रहा है ये शब्द। या ज्यादा अच्छा शब्द एक और है स्पाउस, जीवन साथी। लेकिन हमने डेरोगेटरी शब्द ही उपयोग में ले रहे हैं हम, और हम कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन रोका जाएगा। पहले सबसे बहुत जरूरत इस बात की है कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में जागरूकता फैलाएं, और उसके लिए एक ये प्रयास एचआरपीसी ने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी गोष्ठियां, ऐसी परिचर्चाएं, ऐसे सेमिनार्स आपको जो है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे करना चाहिए। लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद शायद हम समझ सकें कि ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्यों जरूरत है उसकी? एक लाइन में, डिग्निफाइड लाइफ ऑफ अ ह्यूमन एंड फ्री, डिग्निफाइड एंड फ्री लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के लिए हमको जरूरत है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। मानव अधिकार सुरक्षित रहेंगे तो देश में सब कुछ सुरक्षित रहेगा, जिसमें से एक अच्छा अधिकार है बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीच। और राइट टू स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप इसके बारे में मत, जैसे मैं कहूं कि आप मेरे बारे में कुछ कहिए, मेरे बारे में बुरा मत बोलना, मेरी बुराई मत करना, मुझे गाली मत देना, फिर राइट टू फ्री स्पीच कैसे हुआ? फ्री स्पीच का मतलब है आपको जो बोलना है बोलिए। राइट टू स्पीच मस्ट बी प्रोटेक्टेड, राइट टू लाइफ मस्ट बी प्रोटेक्टेड, राइट टू फ्री मूवमेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। बहुत सारे अधिकार है जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और शुरुआत उसकी होगी जानने से, बिकॉज नॉलेज इज पावर। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास समय अभी और है तो आगे बोलता रहूं, या अगर आप बताएं कुछ क्वेरीज किसी की हो तो मैं आंसर देना पसंद करूंगा, ज्यादा बेहतर वो होगा। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, आप और बोल सकते हैं। हाँ काफी जी, अच्छा तो है सेशन। थैंक यू वेरी मच। मैं ह्यूमन राइट्स पर काम करना मैं बहुत समय से, लंबे समय से कर रहा हूँ। तो कुछ बातें और आपको बताता हूँ अभी। जैसे अभी यहाँ पर हमने एक सेमिनार किया, इम्पैक्ट बताना चाहता हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकर, उसका प्रभाव कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं लोग। तो यहाँ पर जब मैं एक लेक्चर ले रहा था तो एक स्टूडेंट है जिसको ये बात समझ में आई कि जुवेनाइल जो लोग होते हैं, 18 साल से कम के बच्चे जो होते हैं, उनको राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू लेजर, राइट टू स्कूल एजुकेशन, राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत सारे अधिकार उनके पास में है जो चाइल्ड राइट्स चार्टर 2003 से निकल कर आता है। तो जहां पर हमारा ऑफिस है उसके ठीक सामने ही, ऐसे पूरे भारत भर में हो रहा है, एक रेस्टोरेंट है जहां एक लड़का काम कर रहा था, और उस स्टूडेंट ने उस लड़के को देखा, पहचाना, क्योंकि चाइल्ड राइट्स 3 आर पर काम करता है, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड एंड रिपोर्ट। सबसे पहले तो कोई बच्चा अगर आपको दिख जाए कहीं पर में तो आपको रिकॉग्नाइज, पहचानना होगा उससे कि क्या ही इज चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर, क्या ये ऐसा बच्चा है जिसे संरक्षण की जरूरत है, केयर की जरूरत है। अगर आपने पहचान लिया, सेकंड यू हैव टू रेस्पॉन्ड, आप पता करिए, उससे बात करिए कि क्या वाकई में उसको नीड है, क्या उसके माँ बाप कहाँ हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। एंड द थर्ड वन इज रिपोर्ट। चाइल्ड जो हेल्पलाइन है वहां पर रिपोर्ट कीजिए। CWC एक संस्था होती है हर जिले में जिसका नाम है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये संस्था का काम है उस बच्चे को ठीक ट्रीटमेंट देना, उसको उसके माँ बाप से मिलवाना, और अगर उसके माँ बाप नहीं है तो डिक्लेयर करना दैट द चाइल्ड इज नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। 2 संस्थाएं देश में और काम कर रही हैं, स्टेट लेवल पे काम करती है सारा, और सेंट्रल लेवल पे काम करती है कारा। सारा है स्टेट अडॉप्शन के लिए जो एक अथॉरिटी है उसे हम सारा कहते हैं, और सेंट्रल अडॉप्शन के लिए जो अथॉरिटी है उसे हम कारा कहते हैं। ये 2 संस्थाएं ऐसे बच्चों को, ऐसे माँ बाप को मिलवाती हैं जो ऐसे बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं।
तो शुरुआत हमेशा ही चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन से होगी। हमको बच्चे के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना होगा। जब उसके अधिकार संरक्षित होंगे तो वो आगे जाएगा, बड़ा होगा, और जब बड़ा वो हो जाएगा उसके बाद शायद वो दूसरों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में समझे। तो शुरुआत रिकॉग्निशन से होगी, जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो जाए, फिर सेकंड नंबर पे आते हैं विमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं, महिला अधिकारों के बारे में। जब हम विमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक कमीशन है जिसका नाम है विमेन कमीशन। 1990 में ये कमीशन बना है। आप देखिए, जब एक कमीशन बनता है, एक आयोग बनता है, तो आयोग में एक अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, 4-5 मेंबर हैं। भारत में महिलाओं की कुल आबादी लगभग 60 करोड़ से ज्यादा है। 60 करोड़ महिलाओं के लिए 5 या 10 सदस्यीय एक आयोग कैसे काम कर रहा होगा? कितने लोग हैं जिनको पता है कि महिला आयोग ने पिछले 10 साल में क्या काम किया है? तो आयोग तो बना दिए गए हैं, कमीशन तो बना दिए गए हैं, लेकिन कितनी महिलाएं हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता है? महिलाओं के अधिकार में कौन से अधिकार आते हैं? जैसे एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, किसी आप प्रोग्रेसिव मैन से पूछिए, हूसोएवर इट मे बी, पढ़ा लिखा इंसान जिसकी शादी होने वाली है, आप पूछना तुमको कैसा लड़का चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, कामकाजी या घरेलू? अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए, फेमिनिस्ट दिखाने के लिए वो कहेगा मेरे को कामकाजी महिला चाहिए। लेकिन मैं महिलाओं को बता दूं, महिलाएं कामकाजी होंगी या घरेलू महिला यानी कि हाउस मेकर होंगी, ये डिसाइड करने का अधिकार पति को नहीं है। अगर कोई महिला घर में है और पति ये कह रहा है काम पर जाओ, काम करवाना चाह रहा है, तो ये मेंटल इकोनॉमिकल टॉर्चर है महिला के लिए। और अगर महिला काम कर रही है और काम छुड़वा देता है तो अगेन ये मेंटल और इकोनॉमिकल टॉर्चर है महिला के लिए। सेक्शन 3 है PWDBA 2005 का, जो ये कह रहा है कि ये अपराध है। कितनी महिलाओं को पता है? मुझे नहीं पता। एक और अच्छी बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के 2000 मेरे ख्याल से 9 या 10 का एक जजमेंट है, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हस्बैंड को कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, पति को कह रहा है, स्पाउस को, जो शब्द हम समझें उस शब्द को समझें, कहा कि योर वाइफ इज नॉट योर सर्वेंट, यू कैन नॉट ऑर्डर हर। पति को कहा कि तुम अपनी पत्नी को आदेश नहीं दे सकते, ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है। मतलब अगर कोई पति अपनी पत्नी को आदेश दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो ये उस महिला के जो विमेन राइट्स हैं उसका वायलेशन है। ये स्टेटमेंट सिर्फ महिला को ये कहना, किसी काम करने के लिए दबाव बनाना, काम मतलब घरेलू काम ही। अभी एक फिल्म आई थी मिसेस, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, उसमें महिला को 2 टाइम खाना बनाने के लिए बोला जा रहा है, और ये मेंटल क्रूएलिटी है, मानसिक क्रूरता में आता है। 3 साल की सजा है पति को, ऐसा नहीं कि 3000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। कितनी महिलाओं को ये पता है? और मैं बहुत थोड़ी सी सुपरफिशियल बातें बता रहा हूँ। जब आप पूरा का पूरा कानून PWDBA 2005 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 4 तरह की क्रूएलिटी है। एक है फिजिकल, एक है सेक्सुअल, एक है मेंटल और एक है इकोनॉमिकल। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर के फाइनेंशियल डिसीजन में टेक पार्ट नहीं करती हैं। पति ने कितनी FD कहाँ रखी है, कितने पैसे म्यूचुअल फंड में डाले हैं, महिलाओं को नहीं पता है। और लॉ कह रहा है ये विमेन राइट का पार्ट है, महिला को ये पता होना चाहिए। तो पहले बच्चों के अधिकार संरक्षित होंगे, फिर महिलाओं के अधिकार संरक्षित होंगे। क्योंकि अगेन पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि महिलाएं समाज की धुरी हैं, दे आर द एक्सेस ऑफ द सोसाइटी, और हर बच्चे की पहली पाठशाला महिला है। अगर उसके अधिकार सुरक्षित हैं, अगर वो जागरूक है, अगर वो समझदार है, तो पूरा समाज समझदार बनेगा और शायद लोगों के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो पाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? HRPC के जो समझदार लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो आप सेमिनार्स करें बच्चों के लिए। ये एक दिन 10 दिसंबर नहीं होना चाहिए। मेरा अनुभव यही कह रहा है, पिछले कुछ सालों से, मैं लगभग 2012 से मैं इस सब काम में हूँ, 2012 से, तो लगभग मुझे 10-12 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि 10 दिसंबर इज बीइंग सेलिब्रेटेड लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। It is not a one-day program. We have to be active for entire year in order to aware people about the human rights and to protect human rights of an individual. 10 दिसंबर को ठीक है, एक बड़ा प्रोग्राम करिए, पूरे दुनिया भर से लोगों को बुलाइए, लेकिन साल भर एक्टिव रहिए। और अगर आपको कहीं मेरी जरूरत है, आपको लगता है कि फिजिकली भी कहीं जाकर अगर हम सेमिनार कर सकते हैं, बड़ी गैदरिंग है, तो मुझे बहुत खुशी होगी बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करके, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करके। इवन बहुत कम लोगों को पता है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, जिनको भी स्पेशली एबल्ड बोल दिया है, उनके पास भी अधिकार है। ट्रांसजेंडर के राइट्स है, 2019 में आ गया है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, मतलब जो तृतीय लिंगी जिन्हें कहते हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून है। तो सबके अधिकारों के बारे में बात है, माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनके बारे में बात है। अच्छा, एक अच्छी बात बताऊं, 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स के राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए लॉ आ गया है। जो रेहड़ी लेकर लोग किनारे रहते हैं, सड़क किनारे में, जिनको हम देखते हैं कि पुलिस जाकर जिनके ठेले उलट देती है, नगर निगम वाले जो है जिनके तराजू को सीज कर लेते हैं, जिनकी दुकान बंद कर दी जाती है, इनके राइट्स के लिए भी लॉ है। कौन पढ़ रहा है, कौन बता रहा है? कानून तो बन गया और किसी डब्बे में बंद कर दिया गया है। तो
तो बेहतर है कि आप इन सब के लिए अलग अलग प्रोग्राम करिए, और ऐसे प्रोग्राम में जाकर मुझे खुशी होगी लोगों को जागरूक बना करके, क्योंकि लोग जब जागेंगे तभी तो समाज बदलेगा। थैंक यू वेरी मच।